नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज़ के साथ। सागर टीवी न्यूज़ में आज बात करेंगे सुर्खी की सियासत की। सुर्खी की सियासत को समझने के लिए हमने इस वीडियो को 4 भागों में बांट दिया है, जिसमें हम चर्चा करेंगे सुर्खी के सियासी समीकरणों की और बात करेंगे कि आखिर क्यों सुर्खी की जनता ने यहाँ के स्थानीय नेता को कभी मौका क्यों नहीं दिया। इसके अलावा सुर्खी विधानसभा में जातिगत समीकरण फेल क्यों हो जाते हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि सुर्खी विधानसभा की जनता ने आखिर क्यों यहाँ के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को सबक सिखाया। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि गोविंद सिंह राजपूत के अलावा वो कौन से सुर्खी विधानसभा के बड़े नेता थे जिन्होंने दल बदला। लेकिन फिलहाल इस पहले भाग में हम बात करेंगे सुर्खी के सियासी इतिहास की। तो आइए देखते हैं सुर्खी का सियासी इतिहास क्या था। सुर्खी विधानसभा राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुर्खी विधानसभा में बहुत संभावनाएं हैं। व्यक्तिगत देखा जाए तो यहाँ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। लेकिन अगर बात इस क्षेत्र की जनता की जाए तो उन्हें कब क्या करना है और कैसे किया जाता है वो यहाँ की जनता बहुत अच्छे से जानती है। सुर्खी विधानसभा सागर जिले की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा में से एक है, जिसकी सीमाएं विदिशा रायसेन जिलों को छूती है। प्रदेश के पॉलिटिकल नक्शे में इस विधानसभा को नंबर 37 कहा जाता है। सुर्खी विधानसभा को लेकर आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके इतिहास, वर्तमान राजनीतिक समीकरण, आखिर बाहरी प्रत्याशी इस विधानसभा से क्यों जीतता है और यहाँ के नेताओं के दल बदलने के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। ये सागर टीवी न्यूज़ की खास पेशकश सुर्खी की सियासत का पहला भाग है। सुर्खी की सियासत को समझने के लिए हमें सबसे पहले सुर्खी के इतिहास को समझना होगा। साल 1951-52 में सुर्खी विधानसभा अस्तित्व में आई और आज की तरह उस वक्त भी एक सामान्य सीट हुआ करती थी। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बीच में कुछ वक्त के लिए सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुई थी। सागर, बंडार, रहली, खुरई और सुर्खी विधानसभा साल 1951-52 में सागर जिले में ये केवल 5 विधानसभा ही थी। तब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था और सागर सीपी बरार प्रदेश में आया करता था। राजधानी नागपुर हुआ करती थी। वहीं सुर्खी में हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस ने जहां अपने फ्रंटलाइन लीडर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ज्वाला प्रसाद जोशी को मौका दिया, जनसंघ ने शिवराज नाथूराम सिंह को मैदान में उतारा और सोशलिस्ट पार्टी ने बहादुर सिंह को। इस त्रिकोणीय मुकाबले में जीत हुई कांग्रेस के ज्वाला प्रसाद जोशी की। इसके बाद साल 1957 में ज्वाला प्रसाद जोशी यहां से चुनाव नहीं लड़े, वो लोकसभा चले गए। सागर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और चुनाव जीते। यहां सुर्खी में कांग्रेस ने भरोसा जताया एक डॉक्टर पर। ये डॉक्टर होने के साथ साथ कांग्रेस के फ्रंट लाइन लीडर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, डॉक्टर बीबी राय। डॉक्टर बीबी राय कांग्रेस के सागर जिले के सर्वोसर्वा नेता स्वामी कृष्णानंद के बेहद करीबी थे। अगले 2 चुनाव यानी साल 1957 और 62 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव में जीत दर्ज की। साल 1957 में 4 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन उनका सीधा मुकाबला प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बलराम गौतम से था। इस चुनाव में जीत डॉक्टर बीबी राय की हुई। वहीं साल 1962 में सुर्खी विधानसभा में मुकाबला सबसे रोचक और महत्वपूर्ण रहा, जहां कांग्रेस के टिकट पर डॉक्टर बीबी राय सिटिंग विधायक एक बार फिर चुनावी मैदान में थे। वहीं जनसंघ ने अपने एक बड़े दिग्गज नेता को सुर्खी विधानसभा से उतारा। ये थे दुलीचंद राठौर। भाजपा के कद्दावर नेता और एमपी सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर के पिता और पूर्व विधायक हरवंश राठौर के दादा। बताते हैं कि दुलीचंद राठौर सुर्खी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन संघ और जनसंघ के नेताओं ने उन पर चुनाव लड़ने के लिए दबाव डाला और इसी दबाव के चलते आखिरकार वो मान गए। ये चुनाव काफी टसल भरा रहा। पूरी जिला कांग्रेस कैसे भी करके दुलीचंद राठौर को चुनाव हराना चाहती थी, क्योंकि उस वक्त वो जानते थे कि अगर सुर्खी से दुलीचंद राठौर चुनाव जीत जाते हैं तो जनसंघ का जिले में दबदबा बढ़ जाएगा। दरअसल बुंदेलखंड में जनसंघ को स्थापित करने में दुलीचंद राठौर की अहम भूमिका थी। संघ, जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी को दुलीचंद राठौर और उनके परिवार ने अपनी दम पर खड़ा किया। कांग्रेस जानती थी कि जनसंघ को आगे बढ़ने से रोकना है तो उन्हें दुलीचंद राठौर को विधानसभा जाने से रोकना होगा ताकि वो और ताकतवर ना हो सकें।
उस वक्त के राजनीतिक समीकरणों पर नजर डालें तो साल 1962 में बीना और देवरी में कांग्रेस पहले ही पिछड़ रही थी। वहीं कांग्रेस के चाणक्य और सागर जिले के सर्वोसर्वा स्वामी कृष्णानंद ने पूरी ताकत सुर्खी विधानसभा में झोंक दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि सुर्खी तो कांग्रेस को मिल गई, लेकिन बीना जनसंघ को और देवरी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के पाले में गई। और सुर्खी विधानसभा को बचाने और दुलीचंद राठौर को जीतने से रोकने के चक्कर में खुद स्वामी कृष्णानंद करीब 450 वोट से बंडा विधानसभा से चुनाव हार गए और इस तरह डॉक्टर बीबी राय यहां से फिर विधायक चुनकर आए। इसके बाद अगले 2 चुनाव यानी साल 1967 और 1972 में ये सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हो गई, जिसके बाद मजबूरन डॉक्टर बीबी राय को ये सीट छोड़नी पड़ी और किसी और विधानसभा से उन्हें टिकट नहीं मिला। हालांकि 1967 के चुनाव में उन्होंने रहली विधानसभा से जरूर टिकट मांगा था। उधर स्वामी कृष्णानंद भी साल 1962 की हार के बाद कुछ वक्त तक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और फिर उन्होंने त्यागपत्र देकर धीरे धीरे राजनीति से भी संन्यास ले लिया। साल 1967 और 1972 2 बार के चुनाव में सुर्खी विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। कांग्रेस के बड़े नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खुरई विधानसभा से साल 1951-52 में विधायक रहे गया प्रसाद कबीरपंथी और जनसंघ के बड़े नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नर्मदा प्रसाद राय चुनावी मैदान में आमने सामने रहे। जहां साल 1967 में जनसंघ के नर्मदा प्रसाद राय चुनाव जीते, वहीं साल 1972 में गया प्रसाद कबीरपंथी ने अपनी हार का बदला लिया और नर्मदा प्रसाद राय को पटकनी दी और चुनाव जीते। साल 1977 आते आते देश में बहुत कुछ बदल गया था। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाए जाने से देश में एक नाराजगी थी। हालात कांग्रेस के पक्ष में नहीं थे। एमपी में भी आम चुनाव हुए और सुर्खी से कांग्रेस ने मौका दिया कांग्रेस के एक बड़े नेता भगत सिंह भापेल को। वहीं जनता पार्टी ने मैदान में उतारा एक ऊर्जावान युवा को, लक्ष्मी नारायण यादव। सुर्खी की जनता को यह चेहरा पसंद आया और लक्ष्मी नारायण यादव चुनाव जीत गए। लक्ष्मी नारायण यादव सुर्खी विधानसभा से चुनाव जीत कर आए। वो पहले विधायक थे जो मंत्री बने। उन्हें एमपी सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया गया। उधर साल 1980 और 1985 के 2 चुनावों में कांग्रेस ने सुर्खी विधानसभा से वापसी की। कांग्रेस के कद्दावर नेता विट्ठल भाई पटेल यहां से चुनाव जीते और वो भी मंत्री बने। इन दोनों चुनावों में उनके निकटतम प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण यादव ही रहे। विट्ठल भाई पटेल कांग्रेस के डायनामिक नेताओं में थे। साहित्यकार, लेखक, कवि और फिल्म गीतकार होने के साथ साथ एक मंजे हुए नेता थे। 10 साल लगातार सुर्खी विधानसभा से विधायक रहने के बाद साल 1990 में इस बार जनता दल के टिकट पर लक्ष्मी नारायण यादव चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव जीते। अपनी 2 हार का बदला उन्होंने विट्ठल भाई पटेल से लिया। इसके बाद साल 1993 में एमपी में हुए विधानसभा चुनाव में सुर्खी विधानसभा से बीजेपी के एक युवा नेता ने दोनों दिग्गजों विट्ठल भाई पटेल और लक्ष्मी नारायण यादव को पटकनी दे दी थी। ये युवा नेता थे भूपेंद्र सिंह। भाजपा के कद्दावर नेता हरनाम सिंह राठौर के शिष्य रहे भूपेंद्र सिंह को बीजेपी ने सुर्खी विधानसभा से मैदान में उतारा। इस चुनाव में मिली हार के बाद विट्ठल भाई पटेल फिर कभी चुनाव नहीं लड़े। वहीं लक्ष्मी नारायण यादव ने भी फिर कभी सुर्खी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ा। उस वक्त का बीजेपी का ये युवा नेता आज की राजनीति के कद्दावर नेताओं में है, भूपेंद्र सिंह ठाकुर। अगले चुनाव में भी उन्होंने यहां से जीत दर्ज की। साल 1998 में उन्होंने कांटे की टक्कर में गोविंद सिंह राजपूत को चुनाव हराया, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत भी कच्चे खिलाड़ियों में नहीं थे। उन्होंने अगले 5 साल पूरी ताकत सुर्खी विधानसभा में झोंक दी और इसका नतीजा ये हुआ कि साल 2003 में भूपेंद्र सिंह गोविंद सिंह राजपूत के हाथों हार गए। इसके बाद भूपेंद्र सिंह ने अपनी सीट बदल ली और वो खुरई विधानसभा से चुनाव लड़े, जहां साल 2008 में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सुर्खी विधानसभा से साल 2008 के विधानसभा चुनाव में गोविंद सिंह राजपूत के मुकाबले बीजेपी के उम्मीदवार रहे राजेंद्र सिंह मोकलपुर। कभी कांग्रेस के नेता रहे राजेंद्र सिंह मोकलपुर गोविंद सिंह राजपूत से मनमुटाव के चलते बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन वो भी उन्हें शिकस्त नहीं दे पाए। यानी साल 2003 और 2008 के चुनाव में भी गोविंद सिंह राजपूत ही सुर्खी विधानसभा की जनता की पसंद रहे। साल 2013 आते आते सुर्खी विधानसभा में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके थे। भूपेंद्र सिंह समझ चुके थे कि वो अब यहां से चुनाव आसानी से नहीं जीत सकते।
वो किंग नहीं अब किंग मेकर की भूमिका में रहकर गोविंद सिंह को चुनाव हरा सकते हैं, वो भी एक सोची समझी रणनीति के तहत। उन्होंने साल 2003 में अपनी हार और उसके बाद साल 2008 में राजेंद्र सिंह मोकलपुर की हार के बाद एक नई रणनीति बना ली थी और इस सब में उनका साथ दिया उनके सबसे करीबी एमपी के तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान ने भूपेंद्र सिंह के राजनीतिक कैरियर को बचाने के लिए उन्हें सागर लोकसभा सीट से टिकट दिलवाया। साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता संतोष साहू को एक वादे के साथ बीजेपी में शामिल करवाया। भूपेंद्र सिंह साल 2009 के लोकसभा चुनाव को जीते और संतोष साहू से किए वादे के मुताबिक साल 2013 में संतोष साहू की बेटी पारुल साहू को सुर्खी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा। सुर्खी विधानसभा से भले ही चुनाव पारुल साहू लड़ रही थी, लेकिन उनके पीछे एक त्रिशक्ति काम कर रही थी। ये त्रिशक्ति थी भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह मोकलपुर और खुद संतोष साहू। ये तीनों जानते थे कि गोविंद सिंह राजपूत को अकेले हराना किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए तीनों ने मिलकर सुर्खी विधानसभा में फतेह का झंडा गाड़ा और पारुल साहू ने साल 2013 का चुनाव बीजेपी के टिकट पर जीता और गोविंद सिंह राजपूत को शिकस्त दी और यहां से विधायक चुनकर आई। ये मुकाबला बेहद रोचक था और कांटे की टक्कर वाला था। लेकिन ठीक अगला चुनाव साल 2018 का रिकॉर्ड मतों से गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस के टिकट पर जीता। उन्होंने पूर्व मंत्री और तत्कालीन सांसद रहे सुर्खी से पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव के पुत्र सुधीर यादव को चुनाव हराया। 2018 में 15 साल बाद एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी। गोविंद सिंह राजपूत इस सरकार में मंत्री बनाए गए, लेकिन आज उन्होंने अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ दी है। विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिरा दिया है और इसी वजह से अब सुर्खी में उपचुनाव होने हैं। आने वाले उपचुनाव में वो सुर्खी विधानसभा से भाजपा का चेहरा होंगे, ये बात भी तय है। सुर्खी विधानसभा में अब भाजपा एक शक्ति है, जिसमें गोविंद सिंह राजपूत, भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह मोकलपुर, पारुल साहू, सुधीर यादव जैसे नेता अब यहां पर एक साथ हैं। इस शक्ति को हराने के लिए, नए राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए कांग्रेस को काफी मेहनत करनी होगी। वहीं आने वाले दिनों में देखना होगा सुर्खी का जिस तरीके से इतिहास रहा है, क्या इस बार भी सुर्खी विधानसभा में कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी को उम्मीद ना हो। तो ये था सुर्खी विधानसभा का सियासी इतिहास, जिसमें आपने देखा कि कब किस पार्टी का, कब किस नेता का इस विधानसभा में दबदबा रहा। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सुर्खी विधानसभा की जनता ने हमेशा क्यों बाहरी प्रत्याशी पर भरोसा जताया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।